जी तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों पहला सवाल है हमारा, मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन केवल स्टोरेज करना, दूसरा सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़ना और कंट्रोल करना, तीसरा केवल डिस्प्ले कंट्रोल करना या डाटा को इनक्रिप्ट करना। बताइए दोस्तों मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों जो मदरबोर्ड का मुख्य कार्य होता है वो होता है दोस्तों सभी हार्डवेयर और को आपस में जोड़ना और कंट्रोल करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट होगा यहाँ पे, मतलब बी ऑप्शन आएगा कि सभी हार्डवेयर को जोड़ता है और कंट्रोल करता है। दोस्तों आज की क्लास में रहेंगे 20 क्वेश्चन और 20 में से आपके कितने सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। ठीक है, आपकी तैयारी का मूल्यांकन हो जाएगा कि भाई मेरे को स्ट्रॉन्ग तैयारी मेरी या एक नॉर्मल तैयारी है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपके 20 में से कम 15 सवाल तो एकदम सही होने चाहिए। ठीक है, तुक्के नहीं लगाना, एक ही सवाल का जवाब आपको देखना है। ठीक है, और जो मेरे से पहले आपको जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में देना जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की। और दूसरा सवाल हमारा, कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है। कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है। रैम है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है या सीडी डीवीडी है। बताइए दोस्तों कौन सा है। दोस्तों बात करें यहाँ पे कंप्यूटर के स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है, रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी। दोस्तों बात करें यहाँ पे कि जो प्राइमरी स्टोरेज होता है ना वो होता है दोस्तों एक तरीके से रैम होती है। कौन सी होती है दोस्तों, रैम होती है एक तरीके से प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, हार्ड डिस्क होती है दोस्तों सेकेंडरी। ये कौन सी होती है दोस्तों, सेकेंडरी होती है। क्लियर यहाँ तक का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों रैम। क्या होगा दोस्तों, रैम होगा। ए ऑप्शन इज राइट, दूसरे में ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तीसरा है हमारे सामने, कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है। कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन कैश मेमोरी, रजिस्टर, हार्ड डिस्क या रैम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी की बात जब आ जाती है ना तो वो होता है दोस्तों हार्ड डिस्क। क्या होता है दोस्तों, हार्ड डिस्क होता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, हार्ड डिस्क। कौन सा डिस्क दोस्तों, हार्ड और डिस्क। क्लास अगर समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। ठीक है, क्योंकि उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल जाएगी काफी सारी। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ईपीरोम में ई का क्या अर्थ है, या ईपीरोम में ई का क्या अर्थ है। बताइए, इलेक्ट्रिकल है, इरेजेबल है, इलेक्ट्रॉनिक है या इजी है। बताइए दोस्तों। दोस्तों जो ई का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों इरेजेबल। क्या होता है दोस्तों, इरेजेबल होता है। तो बी ऑप्शन इज राइट, इरेजेबल। ओके, तो 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके सही हो गए होंगे भाई। किस किस के सही हुए, 4 के 4 एकदम। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की और पांचवा क्वेश्चन है MICR। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग कहाँ होता है। यहाँ पे MICR की पूरी पूरी फुल फॉर्म लिखी हुई है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं इसको आराम से। पहला ऑप्शन आ रहा है रेलवे टिकट प्रिंटिंग में काम आता है ये, या बैंक चेक वेरिफिकेशन में आता है, ऑनलाइन शॉपिंग में आता है या पासपोर्ट प्रिंटिंग में आता है। बताइए दोस्तों MICR का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों। तो इसका जो प्रयोग होता है ना MICR का, वो होता है दोस्तों बैंक में चेक रीडिंग में होता है एक तरीके से, चेक वेरिफिकेशन में आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, चेक का जो वेरिफिकेशन होता है उसमें MICR का प्रयोग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, बैंक चेक वेरिफिकेशन में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले सवाल की और। अगला सवाल हमारे सामने छठा सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ईमेल में BCC, ईमेल में BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी का अर्थ है सभी प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा, केवल छुपे हुए प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा, किसी को भी दिखाई नहीं देगा या केवल सर्वर को दिखाई देगा। बताइए दोस्तों। दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी का जब हम प्रयोग करेंगे तो सीधी सी बात है कि इसकी पहचान एक दूसरे को पता नहीं होती दोस्तों। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि केवल छुपे हुए प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा। क्लियर यहाँ तक का। बी ऑप्शन इज राइट, केवल छुपे हुए प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल हमारे सामने सातवां, URL की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का सही उदाहरण कौन सा है। www.google.com या फिर गूगल डॉक्स, सी ड्राइव या IP एड्रेस। बताइए दोस्तों URL का एक सही उदाहरण कौन सा इनमें से। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों URL का जो सही एड्रेस है वो है www.google.com। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। 7 तक आपको समझ में आ गए होंगे भाई। 8वां क्वेश्चन है हमारा। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है भाई। डेटा लोकल ड्राइव पर रहता है, डेटा केवल ऑफलाइन उपलब्ध होता है, डेटा को ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, केवल ईमेल भेजने के लिए।
दोस्तों जो क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है या कंप्यूटिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऑनलाइन डेटा स्टोर करना एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कि डेटा को ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ओके, तो सी ऑप्शन इज राइट, डेटा को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो 8 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 90 सवाल की ओर। 9वां सवाल है हमारा, HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP में का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन आ रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा आ रहा है हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, या फिर हाइपर ट्रांसफर टाइप प्रोटोकॉल, या हाइपरलिंक टेक्स्ट प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों क्या होता है यहाँ पे HTTP का पूरा नाम? अगर आपको आता है तो जल्दी से बता सकते हैं मुझे, बहुत इजी एक सवाल है वैसे ये। दोस्तों बात करें यहाँ पे HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 9वां सवाल हो ही गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब चलते हैं 10वें सवाल की ओर। 10वां है दोस्तों HTTPS में एस का अर्थ है। बताइए दोस्तों HTTPS में एस का क्या अर्थ है भाई? स्पीड है, सिक्योर है, सर्वर है, या स्टैंडर्ड है? बताइए दोस्तों क्या अर्थ है यहाँ पे एस का? अगर आपको आता है तो आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। HTTPS में एस का अर्थ क्या है भाई? जल्दी से आप बताइए मुझे। दोस्तों यहाँ पे एस का जो अर्थ होता है ना, वो होता है दोस्तों सिक्योर। क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एक तरीके से बी ऑप्शन इज राइट, सिक्योर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, लेकिन मुझे बताइए 10 में से 10 किसके सही हैं? कमेंट में बताइए मुझे 10 में से 10 किसके सही हैं। अगर क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो आप शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के पास जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी एग्जाम में कंप्यूटर संबंधित या RSCIT के एग्जाम में, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ही, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल है हमारे सामने कि कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, एक मेलिशियस प्रोग्राम है, या फिर डाटा कंप्रेशन टूल है, या मेमोरी का प्रकार है? बताइए दोस्तों कंप्यूटर का जो वायरस है वो क्या है? एक तरीके से ये पूछ रहा है आपसे, वायरस क्या है भाई? तो बात करें दोस्तों कंप्यूटर का जो वायरस है वो है एक मेलिशियस प्रोग्राम। क्या है दोस्तों? एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है। बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का बी सही है भाई? ठीक है, इसमें आएगा बी ऑप्शन, 11वीं में बी आएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल है हमारे सामने, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? पहला इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, दूसरा वायरस डिटेक्ट और रिमूव करना, तीसरा फाइल कंप्रेस करना, और चौथा CPU कंट्रोल करना। बताइए दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? बताइए अगर आपको आता है तो। दोस्तों बात करें यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य होता है दोस्तों वायरस डिटेक्ट करना और रिमूव करना। वायरस डिटेक्ट करना और रिमूव करना होता है। बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई बी ऑप्शन? यहाँ पे किस किस ने बी ऑप्शन किया है इसमें? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? वायरस डिटेक्ट करना और रिमूव करना, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, मतलब 12वीं में आएगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्पैम मेल का अर्थ क्या है? स्पैम मेल का अर्थ क्या है? महत्वहीन या अवांछित मेल, या इनक्रिप्टेड ईमेल, या सुरक्षित ईमेल, या पासवर्ड प्रोटेक्ट ईमेल? बताइए दोस्तों स्पैम ईमेल या स्पैम मेल का अर्थ क्या होता है? स्पैम मेल क्या अर्थ होता है भाई स्पैम मेल का? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे जो स्पैम ईमेल होते हैं उनको बोलते हैं हम अनवांटेड मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनवांटेड मेल बोलते हैं कि भाई अनचाहे मेल बोल सकते हैं हम, ठीक है। अनचाहे, जिनको चाहते नहीं उनको बोलते हैं दोस्तों अनचाहे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों महत्वहीन या अवांछित ईमेल। क्या आएगा दोस्तों? महत्वहीन या अवांछित ईमेल बोलेंगे इसको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की ओर। 14वां सवाल है हमारे पास में यहाँ पे मॉडेम का कार्य है। मॉडेम का कार्य है डाटा कंप्रेस करना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलना, डाटा प्रिंटिंग करना, मॉनिटर कंट्रोल करना। बताइए दोस्तों मॉडेम का क्या कार्य है? आपने सुना होगा मॉडेम, MODEM, या आराम से आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो बताइए क्या काम करता है मॉडेम, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है।
कि मॉडेम क्या काम करता है भाई। डाटा कंप्रेस करना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलना, डाटा प्रिंट करना या मॉनिटर कंट्रोल करना। बताइए दोस्तों क्या काम करता है आपका मॉडेम। दोस्तों बात करें मॉडेम की तो ये काम करता है दोस्तों, ये करता है दोस्तों डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग्स को डिजिटल में बदलना। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बन रहा है, आपकी बार आ सकता है एग्जाम में। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। ठीक है, ये आपके काम आता है दोस्तों मॉडेम का। कौन आता है दोस्तों, मॉडेम आता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे सामने 15वां सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का कार्य क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का कार्य क्या है। दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, केवल डाटा स्टोर करना, फायरवॉल का काम करना, मॉडेम की जगह लेना। बताइए दोस्तों नेटवर्क में गेटवे का क्या कार्य है। अगर आपको आता है नेटवर्क में गेटवे का कार्य तो आप बता सकते हैं मुझे। तो दोस्तों नेटवर्क में गेटवे का जो कार्य है वो है दोस्तों दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना। दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना, यहाँ पे आएगा दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना। ए ऑप्शन इज राइट, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, ये ऑप्शन आएगा इसमें। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। और मुझे पहले ये बता दीजिए अब आप कि 15 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं और 15 में से किस भाई के 14 सवाल सही हैं। 14 सही हैं, या फिर मुझे बताइए कि 15 में से 15 किसके सही हैं भाई। ठीक है, कौन है उम्मीदवार ऐसा जिसके 15 में से 15 सही हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे सामने 16वां यहाँ पे। तो 16वें सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कि डीएनएस। अब देखो कई बार आ जाता है डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, लिख रखी है सामने आपके। ये होती है डोमेन नेम सिस्टम। डी फॉर डोमेन, एन फॉर नेम, एस फॉर सिस्टम का कार्य है। क्या काम करता है डीएनएस। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है, डाटा इनक्रिप्ट करना या ईमेल भेजना या बैकअप लेना। बताइए दोस्तों डीएनएस क्या काम करता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या काम करता है। कई बार डीएनएस की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ जाती है। दोस्तों डीएनएस का जो पूरा काम है या पूरा एक तरीके से कार्य क्या है, वो है दोस्तों डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, ए ऑप्शन इज राइट, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे सामने, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। पहला एमएस ऑफिस, दूसरा लिनक्स, तीसरा विंडोज और चौथा एडोब फोटोशॉप। बताइए दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है इनमें से। दोस्तों बात करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सही ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, लिनक्स होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, लिनक्स होता है, बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की ओर। 18वां सवाल है हमारे सामने, ओसीआर। अब ओसीआर की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, तो ओसीआर की फुल फॉर्म भी सामने आपको नजर आ रही होगी। ओसीआर मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है। बताइए दोस्तों, कई बार ओसीआर की फुल फॉर्म तो आपके सामने है यहाँ पे, इसको भी लिख लेना साथ में। तो ओसीआर की तकनीक का प्रयोग किसके लिए किए होता है। तो किसके लिए होता है भाई, फोटो को टेक्स्ट में बदलना, टेक्स्ट को ऑडियो में बदलना, वॉइस को कमांड में बदलना या फाइल को कंप्रेस करना। बताइए दोस्तों ओसीआर का जो काम होता है तकनीक का, वो क्या काम होता है, ये आपसे पूछ रहा है सवाल। दोस्तों बात करें यहाँ पे 18वें की, तो ये क्या काम करता है दोस्तों, फोटो को टेक्स्ट में बदलता है। क्या करता है दोस्तों, फोटो को टेक्स्ट में बदलता है। ओके, ये ऑप्शन इज राइट, फोटो को टेक्स्ट में बदलना। ठीक है, 18 में से 18 किसके सही हो चुके हैं और क्लास कैसी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है हमारे सामने दोस्तों, ध्यान से देखना। कंप्यूटर के संदर्भ में बायोस का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर के संदर्भ में बीआईओएस का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन आ रहा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दूसरा बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, तीसरा बेस इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम या बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम सेटअप। ओके, कौन सा इसमें सही है चार ऑप्शनों में से। क्वेश्चन भी आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने, जवाब सिर्फ आपको ही देना है दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा बी फॉर बेसिक, है ना, इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये लिख रखा है यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा दोस्तों इसका अर्थ। ठीक है, मतलब का पूरा नाम एक तरीके से। और अब चलते हैं दोस्तों आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल आज का हमारा ये रहेगा, एक बाइट में
कितने बिट होते हैं बताइए दोस्तों, 2, 4, 8 या 16। एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं दोस्तों 8 बिट होते हैं, 8 बिट्स। ओके, क्लियर। तो उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और 20 में से आपके कितने सही हो गए वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। इस क्लास को उन लोगों के पास शेयर करना जिनको ज़रूरत है कंप्यूटर नॉलेज की, ठीक है। और साथ में अगर कोई RSAT कर रहा है, कोई सी भी कंप्यूटर एग्जाम दे रहा है, तो उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और क्लास कैसी लगी आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और एक बात और, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आपका चैनल सब्सक्राइबर होगा, ठीक है। तो कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप तो वेट करोगे ही खैर मेरा, लेकिन साथ में इन क्वेश्चनों को भी रीड करते रहना, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट देखना आप मेरी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आप देख लेना आराम से, सारी प्लेलिस्ट देख करके जाना, क्योंकि क्लास महत्वपूर्ण और क्वेश्चन जब भी आपको समझ में आएंगे सारी चीजें जब आप प्लेलिस्ट पूरी देखोगे, ठीक है। एक क्लास देखने से कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारी क्लास जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है। अगर आपके पास समय कम है तो 2x कर लीजिए स्पीड को, और तब देख लो आराम से, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।